हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी बिजी क्लासेस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और पॉलिटी और इकोनॉमी का रिवीजन कर रहे हैं। पॉलिटी प्रांकुल आपके लिए कर रहा है। कल उसने एक वीडियो डाला होगा लेक्चर 2 का। ये लेक्चर 3 है इकोनॉमी का। ये इकोनॉमी लेक्चर 3 हम कर रहे हैं। 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। एक जो है आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो कम्प्लीटली, और एक मनी और बैंकिंग आपके लिए अब वो अपलोड हो चुका है। ये 3 है, लेक्चर 3। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करेंगे। देखते हैं कि आरबीआई क्या कर रहा है। मैं सोनल सिंह आपके लिए ये पूरा एक वीडियो लेकर आया हूँ मॉनेटरी पॉलिसी पे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे या पीवाईक्यू जो पीछे का है वो सब सॉल्व कर लेंगे। मैंने पीवाईक्यू पे ऐड कर दिया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो एक प्रोसेस है। मॉनेटरी अथॉरिटी जो भी है कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है क्रिएशन और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में। एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, नॉट माइक्रो। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, उसके मैनेजमेंट को देखता है। डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी है। इट इज़ द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको यूज़ किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए, लाइक इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। ओके, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, ये सब मिलके मॉनेटरी पॉलिसी का एक सर्कल बनाता है। मीन्स उसी सर्कुलर फॉर्म में ये चलता रहता है। इसी पे को हम कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी हम रखें, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट रखें, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है जो उसको हम दे सकें ताकि वो ग्रोथ करे, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, फिनेंशियल इंक्लूजन आए। ये सारा ऑब्जेक्टिव है। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन टारगेट एवरी 5 ईयर, बिजनेस साइकिल को, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिमांड रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कैसे होता है? तो उसका जो बेस है वो असेसमेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन के द्वारा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी मेजर्स लेता है। ये एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड है किसके अंडर? आरबीआई एक्ट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये मैंडेटेड है। क्या मैंडेटेड है? कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने का वो किसको है? आरबीआई को। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं है, ये आरबीआई एक्ट 1934 में मैंडेट है आरबीआई को, यानी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो अब बहुत सारा चेंज हुआ मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। तीनों को देखते हैं क्या क्या है। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट इंडिया फ्लेक्सिबल इंडियन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है इंडिया में। जो आरबीआई है वो ऑपरेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। एमेंडेड आरबीआई एक्ट है जो एक लेजिस्लेटिव मैंडेट देता है आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट करने के लिए। तो ये एक लेजिस्लेटिव मैंडेट है, ठीक है, यानी एक्ट के थ्रू है, स्टैट्यूटरी है, ये याद रखना है आपको। फ्रेमवर्क एम्स टू सेटिंग द पॉलिसी, रेपो रेट जो है पॉलिसी रेट जिसको हम बोलते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, आगे देखेंगे हम उसको। मॉड्यूलेशन ऑफ लिक्विडिटी कंडीशन एंड ऑल। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? तो किस कमेटी ने इसको प्रपोज किया था? उर्जित पटेल कमेटी ने। फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हालांकि ये 6 मेंबर बन गया। द गवर्नमेंट प्रपोज द सेटिंग ऑफ 7 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी असिस्टेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया इन फॉर्मूला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आया? 2016 में आया। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट वो ऑपरेशनलाइज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके अंडर बना है? आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 445 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। द फर्स्ट मीटिंग एमपीसी का कब कंडक्ट हुआ? 3 अक्टूबर 2016 में कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। कमेटी जो डिटरमाइन करता है पॉलिसी रेट। इट इज़ ए 6 मेंबर कमेटी। अब ये 6 मेंबर कमेटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया था? 7 मेंबर, उर्जित पटेल ने 5 मेंबर, ये लेकिन ये बना 6 मेंबर फाइनली। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरनल मेंबर एंड 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ एमपीसी आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई का कौन है? तो आरबीआई गवर्नर एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होगा। डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी को का इंचार्ज होगा डिप्टी गवर्नर, वो होगा एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक ऑफिसर होगा बैंक का जो नॉमिनेट होगा सेंट्रल बोर्ड एज अ मेंबर, जो सेंट्रल बोर्ड होगा आरबीआई का उसके द्वारा नॉमिनेटेड होगा। तो ये 3 मेंबर हो गया आरबीआई से। 3 अदर मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कैटेगरी मस्ट बी फ्रॉम पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बस उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो इकोनॉमिक के फील्ड में, बैंकिंग, फाइनेंस या मॉनेटरी पॉलिसी के फील्ड में होना चाहिए। गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर देगी। एमपीसी को रिक्वायर्ड मिलना है 4 टाइम्स इन अ ईयर, यानी हर 3 महीने में एक बार मिलना है। कोरम फॉर द मीटिंग, ऐसा नहीं है कि 3 महीने मिला, लेकिन 4 टाइम्स मिलना है, ये है। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ एमपीसी इज 4 मेंबर, यानी मिलने के लिए 6 टोटल है तो 4 चाहिए कोरम एटलीस्ट। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज 1 वोट, हर मेंबर के पास 1 वोट है। और अगर इक्वालिटी आ जाए, 6 मेंबर है, 3 वोट इधर से पड़े, 3 वोट इधर से पड़ जाते हैं, तो गवर्नर के पास एक सेकंड कास्टिंग वोट होता है। कौन से गवर्नर? आरबीआई गवर्नर के पास। यानी फाइनली एक आरबीआई गवर्नर वोट करेगा, जिसके तरफ वो करेगा, इस तरफ या इस तरफ, वो मेजॉरिटी में आएगी और वो जीत जाएगी, यानी उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनेगा। ऑन एवरी 6 मंथ आरबीआई रिक्वायर्ड एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, टू एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फॉरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 6 to 18 months अहेड, आगे के 6-18 महीने के लिए। रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय एमपीसी इज पब्लिश्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग, हर मीटिंग के बाद एक रिजोल्यूशन पब्लिश करना होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको बताया 6 मेंबर हैं, 3 गवर्नमेंट, 3 आरबीआई, आरबीआई मैंने इंक्लूडिंग में गवर्नर, ऐसा नहीं कि अलग से फिक्स क्या करता है ये बता दिया। अब तीसरा था मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बहुत सारे चेंज हुए मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आया, मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस आया। फ्रेमवर्क पढ़ लिया, कमेटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या है? पॉलिसी रेट डिटरमाइन कौन करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वो एमपीसी को असिस्ट करता है। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेशनलाइज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट में। और फाइनेंशियल मार्केट कमेटी जो है meets daily to review the liquidity condition so as to ensure that the operating target of monetary policy is kept close to the policy repo rate. This parameter is also known weighted average call money rate, इसी को बोलते हैं weighted average call money rate। ये याद रखिए आप, एग्जाम में 1 टर्म पे आ सकता है, टर्म रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू उसमें आ जाएगा। कॉल मनी रेट यानी WACR किसको बोलते हैं? वो फाइनेंशियल मार्केट कमेटी जो डेली रिव्यू करता है लिक्विडिटी कंडीशन को, ताकि ये इंश्योर किया सके कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पॉलिसी रेपो रेट के आसपास हो, ठीक है। 4 + 2 - 2 ये जो है उसके आसपास हो सके। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह का हो सकता है, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी को अकोमोडेटिव भी बोलते हैं, डोबिस भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशनरी को अकोमोडेटिव भी बोलते हैं, डोबिस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी को टाइट या हॉकिस बोलते हैं। और एक न्यूट्रल भी होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। मेनली ये 2 होता है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी और अकोमोडेटिव डोबिस मॉनेटरीज के बारे में जानते हैं। इसका मतलब है एक्सपेंड द ओवरऑल मनी सप्लाई, यानी और ज़्यादा मनी दे देना मार्केट में, बिजनेस में, लोगों के हाथों में, तो ईजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसका मेन एम है स्पेंडिंग इंक्रीज हो। स्पेंडिंग इंक्रीज कैसे होगा? जब हमारे पास पैसा होगा। सक्सेशन ऑफ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हम घटा देंगे। इंटरेस्ट रेट जब घटा देंगे तो क्या होगा कि लोन जो होगा वो ज़्यादा लोग लेंगे, ताकि बोरोइंग चीपर हो जाए, यानी कर्ज लोग ले पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो इसको अकोमोडेटिव पॉलिसी बोलते हैं। इनकरेज मोर स्पेंडिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, अब वो कंज्यूमर और बिजनेस जो है ज़्यादा स्पेंड करेगा बाय मेकिंग मनी लेस एक्सपेंसिव टू बोरो, क्योंकि उनको बोरो करना ईजी है और लेस भी है, थ्रू द लोअरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइट हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी। हाई इंटरेस्ट रेट होता है, हम मनी सप्लाई को कम कर देते हैं, हाई इंटरेस्ट होगा, बोरोइंग जो है लेस अट्रैक्टिव होगा। ड्यू टू डर्थ ऑफ मनी कंज्यूमर वुड नॉट परचेज और परचेज लेस, बहुत कम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वुड स्टे अवे फ्रॉम द टेकिंग क्रेडिट, लोन भी बैंक से नहीं लेगा। लो डोमेस्टिक डिमांड, डिमांड गुड और सर्विस का कम हो जाएगा। लो डिमांड से प्राइस जो है गुड और सर्विस का स्टेबलाइज हो जाएगा और इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करेगा। दिस इज ए कंप्लीट सर्किल, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सर्किल ऐसे चलता है। ऑल्सो एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कैन कॉज स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंट्रीज करेंसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल कंट्री का जो है वो अभी आगे हम देखेंगे, कंट्री के करेंसी को भी वो स्ट्रॉन्ग करेगा। मार्केट में मान लेते हैं अदर करेंसी ज़्यादा है, अदर करेंसी सिंपली आप समझिए, और रुपी जो है वो कम है क्योंकि सप्लाई हमने कम कर दिया, इसकी बढ़ा दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो जाएगा।
और ये स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इसका सप्लाई कम हो जाएगा। द पॉलिसी रेट नाइदर स्टिमुलेट यानी न्यूट्रल में क्या होता है, ना स्टिमुलेट ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, सिंपली रख रहे हैं, तो की पॉलिसी नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। हॉकिस और डोविस मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए, इसमें करेंसी अप्रिशिएट करता है, किसमें, हॉकिस में, और डोविस में क्या करता है, वीक होता है, इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्टेंस होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, इसमें एक्सपेंशनरी। ऑब्जेक्टिव इसका रिड्यूस करना है इन्फ्लेशन को, इसका स्टिमुलेट करना है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है। तो आप ऐसे याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है तो जो रेगुलेट और अमाउंट, उसके लिए आरबीआई क्या क्या टूल यूज़ करती है। दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है जो जनरल टूल है, लिंक टू क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी मनी के वॉल्यूम और क्वांटिटी को कम करना, ज़्यादा करना होता है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव का मतलब है आरबीआई का क्वालिटेटिव मनी, यानी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट, प्रेफरिंग एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट, एसेंशियल क्रेडिट सप्लाई, नॉन एसेंशियल क्रेडिट सप्लाई, बोथ बोरोवर एंड लेंडर्स आर अफेक्टेड बाय दिस स्ट्रेटेजी। मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मार्जिन, सेलेक्टिव क्रेडिट, मॉरल सुएसन और भी बहुत सारा कुछ है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट CRR, SLR, रीफाइनेंस फैसिलिटी कर सकते हैं। इसमें इनडायरेक्ट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, बेस रेट, MCLR, OMO, MSS और LAF, ऐसे बहुत सारा है, सबको एक एक करके अभी समझेंगे हम। क्वालिटेटिव में क्या है पहले वो देख लेते हैं। जैसे चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी कि बैंक जो लोन दे रही है उसका परसेंटेज ऑफ लोन है वो ऑफर्ड और फाइनेंस। मार्जिन यहाँ पे क्या मतलब है, मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ लोन दैट इज नॉट ऑफर्ड और फाइनेंस बाय द बैंक। ए चेंज इन द लोन साइज में चेंज कर दिया कि आप जो कोलेटरल रखेंगे उसका आपको 10% ही मिलेगा। आपके कोलेटरल का जितना वैल्यू होगा, 5 लाख का वैल्यू होगा, तो आपको इसका 10% ही मिलेगा लोन। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट सप्लाई इज रेगुलेटेड बाय द इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल एंड हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड। फीचर्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट, डाउन पेमेंट, लोन पीरियड, इन सबको चेंज करना। राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर कमर्शियल बैंक के लिए क्रेडिट लिमिट लगाना। मॉरल सुएसन, यानी एक कहना कि जैसे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें पेरेंट्स या हमारा जो शुभचिंतक होता है वो हमें मॉरल सुएसन देता है कि पढ़ लो भाई, एग्ज़ाम निकालना है एंड ऑल। उसी तरह मॉरल सुएसन आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को। रिकमेंडेशन टू कमर्शियल बैंक दैट एड टू रिस्ट्रेंट ऑफ क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। आरबीआई exert प्रेशर ऑन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम विदाउट टेकिंग एनी कंक्रीट स्टेप टू इंश्योर कंप्लायंस विद द रूल के कंप्लायंस रहो। जैसे हमें बोला जाता है डिसिप्लिन में रहो, सुबह जल्दी उठो, रोज़ पढ़ाई करो, प्रॉपर सेम वही है। मॉरल सुएसन का मतलब यही है, इतना समझिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस ज्ञान देना और उस ज्ञान को मतलब प्रेशर देना सिंपली। सेंट्रल बैंक कैन पनिश एंड इम्पोज सैंक्शन और बैंक्स, डायरेक्ट एक्शन है, सीधा सैंक्शन लगा दिया कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क दे दिया कि हम लोगों ने पीछे पड़ा हुआ है बैंकिंग में से, वन सच डायरेक्शन एक्शन मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, बैंक रेट पहला देखते हैं। बैंक रेट क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलेट्रल। तो कोई भी सिक्योरिटी और कोलेट्रल नहीं लेता है आरबीआई, लेंड जब करता है कमर्शियल बैंक को। आरबीआई जब बैंक को लेंड करता है तो कोई भी सिक्योरिटी और कोलेट्रल नहीं लेता है, वो बैंक रेट के अंदर है। ठीक है। सेक्शन 49 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंदर मैंडेट है ये पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट। स्टैंडर्ड रेट है आरबीआई विल बाय और डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदर सच कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट। एज द सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट, कमर्शियल बैंक वुड ऑल्सो हैव टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट। अभी आगे समझेंगे कैसे होता है ये। बैंक रेट एज वेल एज रेपो रेट इज यूज फॉर सेम पर्पस बट सेम डिफरेंस, जैसे लोन वर्सेज सिक्योरिटी। बैंक रेट यूजुअली डील्स विथ लोन्स वेयर एज रेपो रेट और डील्स विद द सिक्योरिटी। बैंक रेट इज चार्ज टू कमर्शियल बैंक्स, बैंक रेट जो चार्ज होता है कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द लोन इशूड टू देम बाय सेंट्रल बैंक। रेपो रेट चार्ज होता है रीपरचेजिंग द सिक्योरिटी। यूजिंग ऑफ कोलेट्रल, नो कोलेट्रल इज इन्वॉल्व इन ए बैंक रेट बट अ repurchase agreement use securities as collateral which are repurchased at a later date। ठीक है। आर रेपो रेट इज कंपेरेटिवली लोअर देन बैंक रेट, तो रेपो रेट जो होता है वो थोड़ा लो होता है, किसके कंपेयर में, कंपेयर करते हैं हम बैंक रेट से, तो उसके कंपेयर में। ठीक है। रेपो रेट इज यूजुअली टू कैटर द शॉर्ट टर्म, रेपो रेट शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए है और बैंक इंक्रीजेज द रेपो रेट ट्राई टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी।
रेपो रेट माइट लीव एन इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है। अब बैंक रेट को समझिए अच्छे से। बैंक हैज़ ए शॉर्टेज ऑफ फंड, बैंक के पास फंड का शॉर्टेज है, तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल बैंक से मांगेगा पैसा। तो सेंट्रल बैंक उसको बोलेगा ठीक है एक रेट पे, तो उस सेक्शन 49 के अंदर आरबीआई एक 1934 के अंदर मैंडेट है, सेंट्रल बैंक उससे कुछ रेट लेगा कि देखो तुमको लोन दे रहे हैं तो ये 12% पे देंगे या 5%, 10% जो भी है। डेफिनेशन कहाँ पे है, तो आरबीआई एक्ट बैंक रेट को डिफाइन करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द बैंक रेट, नहीं, आरबीआई एक्ट डिफाइन द बैंक रेट। ओके, बैंक रेट सिग्नल्स द सेंट्रल बैंक्स लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑन इंटरेस्ट रेट। बैंक मेक ए प्रॉफिट बाय बोरोइंग एट लोअर रेट एंड लेंडिंग। बैंक ने आरबीआई से कितने में लिया, मान लेते हैं 5% पे लोन लिया, और बैंक ने कस्टमर को कितने में दिया, तो कस्टमर को वो 7% पे दिया, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, तो बैंक से प्रॉफिट कमा लेते हैं। एसएलआर को समझते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी, जो उसका पर डे का होता है, डेट ए कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ इटसेल्फ। दिस एसेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, कैश में रख सकता है, गोल्ड वैल्यूड एट प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट प्राइस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। In case of security, bank can only hold government security and cannot invest in private stocks. यानी only government securities में वो कर सकता है इन्वेस्ट, प्राइवेट स्टॉक्स में नहीं। RBI authorized to set SLR and change it with changing macroeconomic condition to keep bank credit under control. RBI of India raises the SLR as inflation rises. During a recession, RBI lowers the SLR to promote bank credit. CRR and SLR have long been used by central bank to limit credit growth. ये सब ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। 2007 में अमेंडमेंट हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिमूव द लोअर सीलिंग ऑफ SLR विच इम्प्लाइड इट कैन बी बिटवीन 0 to 40% ऑफ NDTL, यानी कि इसका जो लोअर लिमिट था उसको ख़त्म कर दिया गया। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, CRR क्या है, शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय द RBI टू बी मेंटेन विद द लेटर एज ए रिजर्व। यानी कि ये जो SLR है वो कौन रखता है अपने पास, कमर्शियल बैंक अपने पास इटसेल्फ अपने पास ही रखता है, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या ट्रेजरी बिल में। लेकिन CRR जो है वो किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है। बैंक कैन नॉट यूज दिस अमाउंट फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता इसको RBI से, यानी इस CRR इस रेशियो पे। CRR applies to scheduled commercial bank while the regional rural bank and NBFC are excluded। ये पॉइंट याद रखो, NBFC और RRB को नहीं मेंटेन करना पड़ता है, क्या CRR क्या करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव आप खुद देख लेना, ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल कमेंट में है, आप देख लीजिए, लिंक है, आप टेलीग्राम पे चले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब भी बहुत फॉलोअर्स भी कम है, व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो आप फॉलो करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रोज़ वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। धीरे धीरे हम आपको सारे फ्री कोर्सेज़ भी देंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो हम कम वीडियो बना पा रहे हैं, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि फुल टाइम हम यूट्यूब में ही दें आपको, साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ। CRR इज़ कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लिए। CRR कहाँ कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज ऑफ NDTL जो कि SLR होता है। दिस परसेंटेज इज फिक्स्ड बाय, कौन RBI फिक्स करता है, SLR को भी RBI फिक्स करता है। NDTL फॉर बैंकिंग रेफर्स टू, NDTL का मतलब है एग्रीगेट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। ये पिछले बार मैंने पढ़ाया है, पिछले वाले क्लास में, आप उसमें देख लीजिएगा क्या होता है सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक। CRR इज फिक्स्ड एट 4.50। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 100 वर्थ ऑफ डिपॉजिट, यानी 100 रुपये अगर बैंक के पास आते हैं तो उसका 4 रुपये 50 पैसे उसे रखना पड़ेगा RBI के पास। CRR प्लस व्हेन CRR रेट इज 6%, SLR रेट इज 20%। 1000 डिपॉजिट किया, CRR 60 रुपये में गए और SLR 200 रुपये गए, तो कितने बैलेंस है, 740 बैलेंस बचा। डिस्ट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल कॉर्पोरेट, यही लोन में देगा वो, बाकी ये RBI और अपने पास रखना है। CRR वर्सेस SLR मीनिंग तो आपको बता दिया। रिजर्व, CRR कैश में हो, ओनली कैश, इसको कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, नॉट प्राइवेट स्टॉक्स। इफेक्ट तो हो गया। मेंटेन दोनों RBI और ये बैंक, CRR मेंटेन होता है RBI के साथ, SLR बैंक के साथ, बैंक खुद के पास रखती है। लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, क्रेडिट ग्रोथ। इंटरेस्ट
CRR पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक इंटरेस्ट अर्न कर सकता है SLR पे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF क्या है? एक विंडो है बैंक के लिए टू बोरो फ्रॉम RBI इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन द इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कम्प्लीटली। जब बैंक टू बैंक नहीं मिल रहा है तो बैंक किसके पास जाता है? RBI के पास, जो विंडो एक ओपन करता है। MSF allows बैंक टू बोरो 1% ऑफ देयर NDTL ओवरनाइट एट ए 1% इंटरेस्ट रेट, यानी जितना उसका NDTL है 100% आया, जो एग्रीगेट सेविंग फिक्स्ड करंट है उसका 1% यानी 1 रुपी वो ले सकता है, 1% है। MSF लास्ट रिजॉर्ट है बैंक के लिए हु हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर बोरोइंग अल्टरनेटिव, उसके पास कोई अदर बोरोइंग अल्टरनेटिव नहीं बचा है, इंक्लूडिंग LAF यानी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट भी नहीं बचा है, तब के लिए है। बैंक LAF में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, री रेपो, ठीक है। बैंक ऑफर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू RBI विद इन द लिमिट्स ऑफ SLR। द प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड बाय RBI, इम्प्लीमेंट करता है गोल लोअरिंग ओवरनाइट लेंडिंग रेट वोलेटिलिटी इन द इंटरबैंक मार्केट। मिनिमम अमाउंट विच कैन बी एक्सेस थ्रू MS 1 करोड़ एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़। मिनिमम 1 करोड़ ही लेना है, इससे कम नहीं है, यानी कि 10,000 रुपये मांग रहे हैं, और मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ फिर कितना ले सकते हैं, यानी मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम नहीं है। करेंटली RBI अलॉज बैंक्स टू बोरो 1% ऑफ NDTL, यानी 1% करता है तो मैक्सिमम लिमिट 1% हो गया, विच इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो पहले जो मैंने बोला कि मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट 1 करोड़ है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम भी है 1%। बोरोइंग अमाउंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बैंक्स SLR रिजर्व। SLR सिक्योरिटी कैन बी यूज फॉर बोरोइंग अंडर। SLR का जो सिक्योरिटी है वो बोरोइंग के लिए MSF में यूज़ किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। पर्पस आप पढ़ लीजिए। Does hike in MSF rate affects us? Hiking MSF rate borrowing expensive for बैंक ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा तो बैंक को इम्पैक्ट होगा ना, बैंक उससे अगर 1% को 10% करते हैं तो बैंक को इम्पैक्ट होगा, बैंक कहाँ से वो अर्न करेगा? तो बैंक के अर्न करने का एक या प्रॉफिट बनाने का तरीका कौन है? वो एक कस्टमर, तो कस्टमर से वो लेगा, कस्टमर को 5% देगा, 10% करेगा, तो सारा इम्पैक्ट हमें, बैंक के लिए कुछ भी बढ़ेगा वो इम्पैक्ट कस्टमर पर आएगा, क्योंकि बैंक उसी से प्रॉफिट कमा रहा है। ALF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, RBI द्वारा यूज़ होता है, इंजेक्ट और अब्जॉर्ब लिक्विडिटी इनटू और फॉर्म फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना या एब्जॉर्ब करना, बैंक से पैसा ले लेना या बैंक को पैसा दे देना RBI के द्वारा। इंट्रोड्यूस नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998 में किया गया था। 3 कंपोनेंट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ट्विस्ट आपने सुना होगा, तो उसको पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको, वो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। LAF और MSF में क्या डिफरेंस है? LAF में मिनिमम अमाउंट है 5 करोड़, इसमें मिनिमम अमाउंट 1 करोड़। तो LAF का मिनिमम अमाउंट 5 करोड़ है, यानी रेपो रेट में भी 5 करोड़ लेना है, यानी कि 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI का जो भी क्लाइंट है वो एलिजिबल है। इस MSF में सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बिड कर सकता है। बैंक कैन नॉट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू RBI। LAF में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं सेल कर सकता, जो SLR कोटा का होता है, लेकिन MSF में कर सकता है। बैंक कैन बोरो एनी अमाउंट ऑफ मनी एज लॉन्ग एज इट हैज़ द सिक्योरिटी टू सेल, कितना भी ले सकता है जितना उसके पास सिक्योरिटी है बेचने के लिए। बैंक कैन मैक्सिमम बोरो अप टू 2% ऑफ इट्स NDTL, यानी मैक्सिमम 2% है, यानी 1% और उसके बाद भी। MSF लेंडिंग रेट इज ऑलवेज 1%, यानी R+1%, यानी रेपो रेट और +1%। सपोज रेपो रेट R% तो उसके +1% होगा। रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट जिसमें सेंट्रल बैंक लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट उल्टा, कमर्शियल बैंक लेंड करता है RBI को। सेंट्रल बैंक इन इंडिया यानी रिजर्व बैंक यूज़ करता है रेपो रेट टू लिक्विडिटी इन द मार्केट। मान लो कि इफ़ बैंक इन बैंकिंग रेपो रेट इज रिलेटेड टू रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन और रीपर्चेज अग्रीमेंट। अगर कोई शॉर्टेज ऑफ फंड है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, विच इज रिपेड अकॉर्डिंग टू द रेपो रेट एप्लीकेबल। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड दिस शॉर्ट टर्म लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी होता है उसके अगेंस्ट करता है, सच एज ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड। दिस मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और इंक्रीज द liquidity of banks. Government increases the repo rate when they need to control prices and restricts borrowing. On the other hand, the repo rate is decreased when there is need to infuse more money into the market and support economic growth. An increase in repo rate means commercial bank have to pay more interest for money lent to them, and therefore a change in repo rate eventually affects, यानी कि RBI अगर रेपो रेट बढ़ा दे
आर, जिसको आर बोल रहे थे, तो बैंक नहीं लेगा, बोलेगा इतना ज़्यादा रेट देना पड़ रहा है, लोन नहीं लेंगे, इस अभी ठीक चल रहा है अगर है तो, लेकिन रेपो रेट घटा देगा, यानी लिक्विडिटी कम भी हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ भी सकता है। रिवर्स रेपो रेट यानी कि कमर्शियल बैंक लैंड करता है, पार्क करता है, लैंड करना तो नहीं बोलेंगे, एक्सेस फंड इन द सेंट्रल बैंक, और उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। रिवर्स रेपो रेट ऑल्सो ए मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द फ्लो। अब बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो वो आरबीआई को दे दिया, तो जब आरबीआई को दे देगा तो उसके पास पैसा बचेगा नहीं लैंड करने के लिए, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोगों के पास कम पैसा जाएगा। ठीक है। द रिवर्स रेपो रेट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई जनरली लोअर देन रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो रेट लोअर होता है रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो लोअर होता है, किससे? रेपो रेट से। ठीक है। When there is inflation in economy, RBI increases the reverse repo rate, इंक्रीज कर देता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, अगर कमर्शियल बैंक को पैसा रखने का जो ज़्यादा एक्सेसिव फंड था वो पार्क करने का आरबीआई में, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो जब इंक्रीज कर देगा तो वो ज़्यादा पैसा वहाँ पार्क कर देगा, तो फिर वो मार्केट में या बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करना है, एक्सेस फंड को एब्जॉर्ब करना मार्केट से, एंड रिड्यूस द मनी अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू बोरो। रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक बोरोवर है, मोर डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कमर्शियल बैंक क्या किया, मोर डिपॉजिट दे दिया किसको? आरबीआई को, ये एरो इधर की तरफ। लेसर कैश टू लैंड, अब इसके पास लेसर कैश है लैंड के लिए। रेपो रेट एग्रीमेंट इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, आरबीआई क्या बोला, लो पैसा लो, तुम अगर मांग रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है, तो कमर्शियल बैंक लिया, कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, बोरोवर को बोला लो तुम भी पैसा लो भाई, ठीक है, लेकिन मुझे इतना चाहिए प्रॉफिट, तो इस पर प्रॉफिट मिलेगा उसको, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा जाएगा। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को अभी पढ़ते हैं हम। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है? टूल फैसिलिटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है? इंजेक्शन यानी लिक्विडिटी बढ़ाना फाइनेंशियल सेक्टर में। रेपो रेट इज यूज टू प्रोवाइड फंड थ्रू LTRO। दिस मीन्स बैंक कैन टेक आउट 1 year and 3 year लोन्स एट द सेम डे, सेम 1 day रेपो रेट इंटरेस्टेड, यानी कि रेपो रेट के बेस पे, यानी जो रेपो रेट है उस रेट पे क्या करेगा, 1 year या 3 year का लोन दे सकता है, कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन के कंपेयर में लोन्स विथ लॉन्गर मैच्योरिटी टाइम सच एज 1 year 3 year नॉर्मली हैव ए हाइयर इंटरेस्ट रेट। हाइयर इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन क्या करना है यहाँ पे, रेपो रेट इंटरेस्ट पे देना है। तो LTRO स्कीम विल बी एडिशन टू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड MSF ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू RBI। कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई-कुबेर प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है LTRO, यानी LTRO किससे, LTRO परफॉर्म करने के लिए ई-कुबेर को यूज़ किया जाता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो प्लेटफॉर्म है। मिनिमम बिड कितना है, 1 करोड़ रुपया प्लस मल्टीपल्स ऑफ दैट अमाउंट। 1 करोड़ तो ले सकते हो, इसका मल्टीपल जितना चाहो ले लो। इंडिविजुअल बिडर्स विल नॉट बी लिमिटेड इन देयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिडिंग। LTRO enabled RBI in ensuring that banks' marginal cost of fund lending rates were reduced while policy rates remain unchanged. LTRO क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, that RBI's monetary policy will not just rely on modifying repo rates and performing open market operation, इसको भी पढ़ेंगे क्या होता है sorry, but will also employ new tools to achieve the goals. Implementation of LTRO will reduce the cost of funds for banks without effectively lowering deposit rates. This decision will almost certainly result in reverse repo rate becoming the operative policy rate for a period of time. It is a policy that is expected to lower short-term interest rate while also increasing investment in corporate bonds. These efforts are continuing in order to reassure banks and about the availability of long-term liquidity at a reasonable cost in relation to current market condition. यहाँ देखते हैं लॉन्ग टर्म रेपो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड एट रेपो रेट पे होता है, वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑक्शन बट हाइयर देन रेपो रेट। यहाँ तो बताया कि रेपो रेट। टर्म स्ट्रक्चर 1 और 3 to 80 ये शॉर्ट टर्म है। इंडिविजुअल बैंक्स बिड साइज, इंडिविजुअल बैंक कितना बिड कर सकता है साइज, तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम अमाउंट बाय बिडिंग वैल्यू, यहाँ 0.75% है शॉर्ट टर्म में। डिसबर्सल ऑक्शन ई-कुबेर पे, इसका भी ई-कुबेर पे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल। कोलेट्रल सेम एज अंडर LAF के अंदर जो आता है वही कोलेट्रल यहाँ भी। टोटल फंड लिमिट टू बी डिटरमाइंड, यहाँ भी लिमिट, कौन लिमिट डिटरमाइन करेगा उसके द्वारा। LTRO LAF MSF में क्या है, इसका टेन्योर LTRO का 1 to 3, LAF का 1 to 28, MSF ओवरनाइट है। इंटरेस्ट रेट रेपो रेट के सेम है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता है LAF में, हाइयर देन रेपो रेट MSF में। कोलेट्रल सिक्योरिटी अपार्ट फ्रॉम SLR कोटा, SLR कोटा के अलावा जो सिक्योरिटी है वो LTRO में।
सिक्योरिटीज अपार्ट फ्रॉम SLR कोटा, इसमें भी सिक्योरिटीज कैन बी फ्रॉम MSF में सिक्योरिटी कैन बी हो सकता है, यानी SLR कोटा का सिक्योरिटी MSF में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 रखते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।